हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को आपके चैनल एडू वाटका में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों, साइंस का जो सीरीज़ चल रहा था उसका नेक्स्ट सेशन है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है। जो भी नोट्स मैंने BSSC CGL 3 के तैयारी के दौरान साइंस का बनाया था वो सभी धीरे धीरे आप लोग के समक्ष शेयर कर रहा हूँ, आप सभी के समक्ष दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो दोस्तों, ये न्यूटन का थर्ड लॉ जो कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, इसी के कारण आप किसी भी चट्टान पर या दीवार पर प्रहार कीजिएगा तो जितना बल से आप उसको धक्का दीजिएगा उतना ही बल से वो आपकी तरफ धक्का देता है, इसलिए आपको चोट का महसूस होता है दोस्तों। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। नेक्स्ट सेकेंड नंबर है क्वेश्चन दोस्तों कि आभासी बल क्या है। तो दोस्तों देखिए, अपकेंद्रीय बल जो वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगता है, इसको आभासी बल भी बोलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आभासी इनमें से कौन सा आभासी बल है। तो दोस्तों, अपकेंद्रीय बल जो है वो आभासी बल है। नेक्स्ट, अभिकेंद्रीय बल, इसमें बल केंद्र की ओर लगता है दोस्तों। तो अपकेंद्रीय बल का कुछ उदाहरण है दोस्तों जो पूछता है, तो कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने का मशीन, ये सब अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है दोस्तों, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सा गैस निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस निकलता है दोस्तों। कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवाश्म की आयु किस पद्धति के द्वारा निकाला जाता है। तो दोस्तों, जीवाश्म की आयु जो है C14 पद्धति, कार्बन पद्धति के द्वारा जीवाश्म की आयु निकाला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सा है। तो क्षोभ मंडल होता है दोस्तों। देखिए, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, इसके बाद सप्ताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे ऊपर बरही मंडल होता है दोस्तों, मतलब वायुमंडल होता है। तो दोस्तों, क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय घटना जैसे बारिश होना, बादल बनना, ये सब क्षोभ मंडल में काम होता है। समताप मंडल में दोस्तों वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा जो मंडल है वो समताप मंडल को माना जाता है और इसी मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं दोस्तों। आयन मंडल में जितना भी रेडियो तरंग, टेलीविज़न तरंग, रेडियो चलता है, टेलीविज़न चलता है और उपग्रह, ये सब आयन मंडल में ही होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रेल की गति किस गति का उदाहरण है। तो रेल का गति जो है वो रूपांतरित गति का उदाहरण है। तो दोस्तों, रूपांतरित गति वह गति को कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, कि जो कि समान दिशा में समान वेग से गति करता हो दोस्तों, उसको रूपांतरित गति कहते हैं। रूपांतरित गति दो प्रकार के होते हैं, सरल रेखीय गति और वक्रीय गति। तो रेल की गति पूछेगा कि कैसा गति है, तो रूपांतरित गति है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि तोप से एक गोला दागा जाता है, तो गोले की गति है वो किस प्रकार की गति है दोस्तों। तो प्रक्षेप गति है। सब पूछा हुआ क्वेश्चन ही दोस्तों है, एक भी क्वेश्चन इधर से नहीं है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें नोट्स में जो हम नोट्स बनाए थे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए थे उसमें। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लोलक की घड़ियाँ गर्मियों के दिनों में बढ़ जाने के कारण सुस्त हो जाता है घड़ी। लोलक वाला घड़ी जो है गर्मियों के दिनों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण सुस्त हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। पलायन वेग कहने का मतलब होता है दोस्तों कि इस वेग से पृथ्वी से कोई भी वस्तु को अगर फेंक दिया जाए तो वह वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा दोस्तों, वह पूरे वायुमंडल का चक्कर लगाने लगेगा दोस्तों। इसीलिए पृथ्वी का पलायन वेग कहने का मतलब है कि वह उच्चतम वेग जिस वेग से अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंक दिया जाए तो वह वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की बोतल से भरा पानी उसे जमाने के बाद बोतल क्यों टूट जाता है दोस्तों। तो क्योंकि पानी जमने के बाद क्या होता है, फैलता है दोस्तों, याद रखिएगा, पानी जमने के बाद फैलता है, इसलिए बोतल टूट जाता है। अब कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट
लिख दिए हैं आपको, जैसे ऊर्जा का जूल, ऊष्मा का भी मात्रक जूल है, आवृत्ति का हर्ट्ज है और पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर है दोस्तों, प्रतिरोध का ओम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रतिरोध का हम लोग में पूछा गया था प्री में, CGL 3 के प्री में पूछा गया था BSSC में कि प्रतिरोध का इकाई क्या है, तो ओम होता है दोस्तों। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि पसीना मानव के शरीर के मुख्य रूप से शरीर का नियंत्रित रखने में मदद करता है दोस्तों। पसीना मुख्य रूप से शरीर को नियंत्रित रखने में मदद करता है दोस्तों। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं। तो दोस्तों इसका कंडीशन जो है, सबसे बेस्ट कंडीशन है कपड़ा जल्दी सूखने का, 20% ह्यूमिडिटी आर्द्रता रहना चाहिए और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहना चाहिए दोस्तों, टेम्परेचर रहना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट अवस्था माना जाता है कपड़ा सूखने का। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़े पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है दोस्तों, इसलिए लकड़ी की तुलना में लोहा ज़्यादा ठंडा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होता है, इसलिए नमी अवशोषित हो जाती है, इसलिए नरम पदार्थ कुरकुरे हो जाते हैं। जैसे कोई भी बिस्कुट है, अगर उसको मुलायम है, अगर फ्रिज में कुछ देरी के लिए रख दीजिएगा तो कुरकुरा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका कैसे हो जाता है, तो आर्द्रता कम होता है इसलिए। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में तापमान जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, और सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों एग्जाम में पूछता है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, तो दोस्तों सिंपल फार्मूला हम इसके लिए आप लोग को बता रहे हैं। जितना डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें 9/5 से गुना कर दीजिए और 32 जोड़ दीजिए, जो भी आएगा वो फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा दोस्तों। आप लोग करके देख लीजिएगा, एकदम फार्मूला बहुत बेस्ट है और ट्रिक है एक तरह से, समझिए दोस्तों। C गुने 9/5 + 32, जितना सेंटीग्रेड में दिया गया है उससे 9/5 से गुना करके 32 जोड़ दीजिए, इक्वल टू जो भी रिजल्ट आएगा और फ़ारेनहाइट में ही आएगा दोस्तों। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए वायुमंडलीय दाब हम लोग को महसूस नहीं होता है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब हम लोग को महसूस इसलिए नहीं होता है कि हमारा रक्त जो है उससे ज़्यादा कुछ अधिक वायुमंडलीय दाब डालता है दोस्तों, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है। पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है दोस्तों, इसलिए बर्फ़ बेचने वाले या कुल्फ़ी बेचने वाले जो भी है वो बर्फ़ में नमक इसलिए मिलाते हैं क्योंकि उसका हिमांक घटे, यानी कि बहुत जल्दी नहीं पिघले और वो कुल्फ़ी या बर्फ़ जो भी हो सुरक्षित रहे दोस्तों, इसलिए उसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न, यानी कि जब साफ आकाश हो उसके तुलना में बादल वाले आकाश अपेक्षाकृत गर्म होता है, क्योंकि बादल द्वारा पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा परावर्तित कर देते हैं। जब बादल रहता है दोस्तों तो पृथ्वी से जो भी ऊष्मा निकलता है हीट होकर उसको फिर रिटर्न कर देता है, बादल ऊपर जाने ही नहीं देता है, तो ज़्यादा गर्म महसूस होता है, जिसको उमस भी बोलते हैं। उमस जब देखिएगा जब बादल घिरा हुआ रहता है तो ज़्यादा गर्मी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा का मुख्य अवयव जल होता है दोस्तों। मुख्य इसका जो अवयव है वो जल होता है। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है दोस्तों। प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जल होता है, याद रखिएगा आप लोग सभी, एग्जाम में पूछा जाता है। प्लेटलेट्स रक्त को थका जमाने में मदद करता है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेत माना जाता है दोस्तों। लाइकेन को क्या माना जाता है, वायु एयर पॉल्यूशन का संकेत माना जाता है दोस्तों। तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनता है जो दोस्तों, और लिमटस पेपर तैयार किया जाता है लाइकेन से ही। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल में, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल लाल प्रकाश में अधिक सक्रिय होता है दोस्तों, इसलिए सबसे ज़्यादा
प्रकाश संश्लेषण करने के लिए लाल प्रकाश को उच्चतम मतलब अच्छा माना जाता है दोस्तों। और हरा भाग में क्लोरोफिल होता है दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन गैस बाहर होता है दोस्तों, तो O2 बाहर होता है। CO2 लेता है प्रकाश संश्लेषण में और O2 बाहर होता है दोस्तों। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। यहाँ पर बहुत लड़का लोग कंफ्यूज होकर गलत मार देते हैं कि जब रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलेंगे तो ठंडा ही होगा कमरा। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। जब रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कुछ देरी में आप महसूस कीजिएगा कि कमरे का ताप क्या हो गया, बढ़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच वस्तु रखा जाता है तो असंख्य यानी कि अनंत प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर माध्यम में ध्वनि की गति बढ़ती है। कोई भी तापमान में आप अगर किसी भी माध्यम में अगर तापमान बढ़ाइएगा दोस्तों तो ध्वनि की गति जो है, साउंड का जो गति है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर ध्वनि का आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। बहुत सारे एग्जाम में BPSC BSSC बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर ध्वनि का आवृत्ति क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। जब कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की आयु ताप क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच दुगनी करने पर बल, उनके बीच का बल उसका चौथाई हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबक तत्व जो है वो खो देता है दोस्तों। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि तार की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या रहेगा। तार की लंबाई अब दोगुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है, प्रतिरोध जो है हमेशा अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है दोस्तों तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है दोस्तों, याद रखिएगा। जब बीच में पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है, तो बढ़ जाता है। द्रव का क्वथनांक जो है दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है स्थैतिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा मिलकर यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। स्थैतिक ऊर्जा का फार्मूला mgh होता है दोस्तों, और गतिज ऊर्जा का फार्मूला ½ mv² होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर विलियम की मोलरता घट जाता है। ताप बढ़ने पर विलियम की जो मोलरिटी होती है वो घट जाती है दोस्तों। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है, तो मीथेन गैस बनता है। मीथेन गैस का फार्मूला CH4। मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो कीचड़ में पाया जाता है मीथेन गैस। और मीथेन गैस का बहुत सारा यूज है दोस्तों, जो कि हमारे घरेलू गैस में भी मीथेन का ही रहता है दोस्तों। तो मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि कीचड़ में पाया जाता है इसलिए इसको मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आकाश में बिजली चमकने पर कौन सा नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के कारण आकाश में बिजली चमकता है दोस्तों। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है दोस्तों, वो नष्ट हो जाता है ऊपरी हिस्सा हटाने पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान कमता है। ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो कमता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपके वजन क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज नदी के सागर में जाता है तो वह
वह जो है उसका तल कुछ ऊपर उठ जाता है, तो ये घनत्व के कारण होता है दोस्तों, क्योंकि नदी का पानी का घनत्व सागर के पानी के घनत्व से कम होता है दोस्तों। इसीलिए समुद्र में तैरना आसान होता है नदी में तैरने के अनुसार। नदी में तैरना कठिन है समुद्र में तैरने के में। दोस्तों घनत्व जो है वो सागर के जल का अधिक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि हवा का सबसे अधिक दाब जब हवा ठंडी और शुष्क होती है दोस्तों, तो हवा का सबसे अधिक दाब होता है दोस्तों जब हवा ठंडी होगी और शुष्क होगा तो हवा का सबसे अधिक दाब माना जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व तो क्या होता है, तो बढ़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में भरे एक बर्तन के बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट गलत मार देते हैं कि बढ़ जाएगा, तो दोस्तों इसका परिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का चाल आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो 1/4 रह जाएगा दोस्तों। देखिए इसका हम डिस्क्राइब कर दिए हैं। जैसे गतिज ऊर्जा क्या होता है, पीछे ही बताए हैं कि हाफ mv² होता है। तो m मीन्स मास और v मीन्स वेलोसिटी। m मान लीजिए कि 4 है और v 2 है, तो हाफ गुने 4 हो जाएगा, तो आपका गतिज ऊर्जा 8 आएगा। और वही बोल रहा है कि चाल आधी कर दिया जाए, यानी कि v जो है 2 के जगह 1 कर दिया जाए, तो हाफ m 4 रहेगा दोस्तों। अब 1 का स्क्वायर 1, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 8 था लेकिन अब गतिज ऊर्जा 2 हो गया दोस्तों, तो कितना हो गया, 1/4 रह गया। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है कि उत्प्लावनता की खोज कौन किए थे, तो आर्किमिडीज किए थे। आर्किमिडीज जो कि ग्रीक का वैज्ञानिक थे, वो उत्प्लावनता का खोज किए थे दोस्तों। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है कि केपलर के ग्रहीय गति नियम में ग्रहों का पथ कैसा होता है, तो दीर्घवृत्तीय होता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु संख्या का आवर्त फलन है दोस्तों, यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने बनाए थे दोस्तों। नेक्स्ट जो है मैंडलीफ का आवर्त सारणी जो है वो परमाणु भार के आवर्त फलन है दोस्तों। पूछता है कि मैंडलीफ का आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन है, तो परमाणु भार के, और आधुनिक आवर्त सारणी जो कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन है दोस्तों। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। और जो परमाणु बम ये सब होता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन है स्याही सोखता है किसके कारण, तो परासरण के कारण दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज घड़ियाँ दाब विद्युत प्रवाह पर कार्य करती है, किस पे कार्य करती है, तो दाब विद्युत प्रवाह पर। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर फैराडे लॉ पर कार्य करता है दोस्तों, किस पे कार्य करता है, तो फैराडे के नियम पे विद्युत मोटर काम करता है दोस्तों। और मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है दोस्तों, और डायनोमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित है दोस्तों लेंज का नियम। 52 नंबर क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीन पर एक एंजाइम का सिद्धांत कौन दिए, तो बिंडल एवं टेंटम दिए हैं एक जीन पर एक का सिद्धांत। तो दोस्तों साइंस का क्वेश्चन हो गया। अब कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स के लिए आपको बता देते हैं दोस्तों। तो बैंकिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है एग्ज़ाम में, खास करके बिहार के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आरबीआई का काम है मौद्रिक नीति जारी करना। सबसे पहले भारत की बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में इसकी स्थापना होता है। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में होता है दोस्तों। और यही इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में राष्ट्रीयकरण करके नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया जाता है दोस्तों। अब आरबीआई के बारे में चलते हैं। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे 1926 में हुआ था दोस्तों। और राष्ट्रीयकरण
1926 में सिफारिश किया गया था। स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 के हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया दोस्तों। 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इंदिरा गांधी के समय। और 1980 में 6 वाणिज्य बैंकों का दोबारा राष्ट्रीयकरण किया गया। नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक रूरल बैंक की स्थापना किया गया दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक जो है पहला बैंक बना जो इंटरनेट बैंकिंग उपलब्ध कराया दोस्तों। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में गांधी जी द्वारा लंदन में स्थापना किया गया दोस्तों। आरबीआई के पहले गवर्नर एडम स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे दोस्तों। तो आरबीआई बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। और आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति पूछता है कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और साख पे नियंत्रण कौन करता है, तो आरबीआई ही करता है। महंगाई को घटाते बढ़ाने का काम भी कौन करता है, तो आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई से रिलेटेड इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है दोस्तों। अब चलिए कुछ टर्म है उसको समझ लेते हैं। जैसे एसएलआर मतलब स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। तो एसएलआर जो होता है दोस्तों वो बैंक अपने पास गोल्ड के रूप में रखा जाता है। आरबीआई बोलता है कि आपका क्या गारंटी है कि आप, बैंकों को बोलता है कि आपका क्या गारंटी है कि आप नहीं भागेगा। तो इसलिए आप एसएलआर के रूप में बैंक अपने पास ही कुछ गोल्ड रखिए ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। अगर और मान लीजिए कि 15% एसएलआर है, तो आप जितना आपका बैंक का पूंजी है टोटल उसका 15% आपको एसएलआर के रूप में अपने पास रखना है। उस पैसा को आप यूज नहीं कर सकते हैं, वो केवल आपके पास सुरक्षित रहेगा दोस्तों बैंक के पास। और नेक्स्ट एक टर्म आता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो दोस्तों। तो सीआरआर जो है वो आरबीआई के पास जमा होता है। बोलता है बैंक से आरबीआई कि कुछ परसेंटेज जो है सीआरआर के रूप में, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई के पास जमा कर दो। अगर भाग जाएगा बैंक, अगर दिवालिया हो जाएगा तो हमको उसको जनता को पैसा देना होगा। तो सीआरआर आरबीआई के पास जमा होता है दोस्तों बैंक के द्वारा कुछ परसेंटेज। अब एक रेपो रेट आता है दोस्तों। तो आरबीआई द्वारा बैंकों को जिस दर पर उधार देती है तो उसको रेपो रेट कहते हैं दोस्तों। आरबीआई द्वारा बैंकों को जिस दर पर उधार देती है, अगर किसी बैंक को आरबीआई उधार देती है तो उस पर जो इंटरेस्ट लेता है उसको रेपो रेट कहते हैं दोस्तों। छोटे छोटे बैंकों से अगर आरबीआई इंटरेस्ट पर पैसा देती है और जो इंटरेस्ट लेती है उसको रेपो रेट कहते हैं। तो दोस्तों रेपो रेट बढ़ने से महंगाई कमता है। अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंक जो है दोस्तों आरबीआई से पैसा कम लेगा तो लोन कम मिलेगा, तो दोस्तों महंगाई कम हो जाएगा, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगा। तो महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देती है दोस्तों, कि बैंक जो है रेपो रेट बढ़ा देंगे तो बैंक लोन कम लेगा, तो बैंक के पास पैसा कम जाएगा, तो बैंक जो है पब्लिक को लोन कम देगी, जिससे पब्लिक के पास तरलता मार्केट में कम होगा तो महंगाई कम होगा। आप ही बताइए दोस्तों, आपके पास पॉकेट में अगर 2 लाख रुपया है लिक्विडिटी तरलता, आप अगर किसी दुकान में जाते हैं कुछ सामान खरीदने, मान लीजिए कि आम खरीदने गए कि 1 केजी आम दे दीजिए, अगर वो 100 रुपये का आता है तो आप उसको कम कराइएगा पैसा, बोलिएगा कि आपके पास लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी बोल रहा है आपका, आप कम नहीं कराइएगा, जितना में देगा उतना में आप जैसे बोलेगा वैसे लेकर आ जाइएगा। वही 60 रुपये बेच रहा था आम, आप 100 रुपये खरीद ले, तो उसको क्या लगा कि अब एक रेट फिक्स हो गया 100 रुपये ही बेचेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए तो महंगाई 60 रुपये आम जो था वो 100 रुपये हो गया दोस्तों। तो लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाने के कारण महंगाई बढ़ाने का सबसे मुख्य कारण है दोस्तों। इसीलिए महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई जो है रेपो रेट को बढ़ा देती है ताकि तरलता मार्केट में कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्म आता है दोस्तों रिजर्व रेपो रेट। तो रिजर्व रेपो रेट कहने का मतलब रेपो रेट का उल्टा दोस्तों। तो बैंक आरबीआई को पैसा जिस रेट पर देता है, तो दोस्तों जब आरबीआई बैंक के पास पैसा हो जाता है दोस्तों तो वो आरबीआई के पास जमा कर देती है, क्योंकि सैटरडे संडे अगर बैंक बंद है दोस्तों तो वो पैसा जो है ऐसे ही रहेगा और पब्लिक को देना नहीं, पब्लिक आएगा नहीं, तो आरबीआई को वो
इंटरेस्ट पे कुछ रिवर्स रेपो रेट पे वो पैसा दे देती है, उस पर आरबीआई जो है मार्केट में पैसा न जाए इसलिए बैंकों का पैसा रिवर्स रेपो रेट के दर पर ले लेती है, ताकि तरलता कम रहे मार्केट में और महंगाई पे अंकुश लगा रहे। तो उस पर कुछ इंटरेस्ट देती है उसको, बैंकों को, उसको रिजर्व रेपो रेट कहते हैं दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा रिवर्स रेपो रेट जो है रेपो रेट से कम रहता है दोस्तों। तो चलिए, इससे बहुत आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हमको आशा है इसका। अब इसका कुछ टर्म है दोस्तों, देख लीजिएगा। जैसे मौद्रिक नीति जो है में 3 टर्म है, रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर दोस्तों। जब ये बढ़ेगा दोस्तों तो देखिए क्या क्या मार्केट में परिणाम होता है। जब इसको बढ़ाएगा आरबीआई तो पहला नंबर है कि ब्याज घटेगा, इंटरेस्ट घटेगा दोस्तों। इंटरेस्ट जब घटेगा दोस्तों तो लोन भी घटेगा। जब रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन घटेगा, यानी कि लोन कम लोग लेगा। तरलता क्या होगा, मार्केट में घटेगा, क्योंकि लोगों को लोन मिलेगा नहीं तो मार्केट में पैसा आएगा नहीं। जब पैसा नहीं रहेगा दोस्तों तो डिमांड का ऑटोमेटिक घटना तय है। जब आपके पास पैसा रहेगा तब ना आप मार्केट में जाते हैं, तो हाँ पैसा है पॉकेट में तब ना आज पिज़्ज़ा खा लिए तो बर्गर खा लिए। लेकिन पैसा जब नहीं रहेगा तो आपको मन भी रहेगा तो नहीं खा पाएगा, यानी कि पिज़्ज़ा और बर्गर का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। तो जब डिमांड कम हो गया दोस्तों तो पिज़्ज़ा वाला ऑटोमेटिक प्राइस घटा देगा कि ग्राहक आ ही नहीं रहा है, चलो जितना में बिकता है उतना में बेच देते हैं। तो वही जो प्राइस घटता है दोस्तों उसी को मुद्रा अपस्फीति बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में मुद्रा अपस्फीति, मूल्य के घटने को। और जब मूल्य घट जाएगा दोस्तों तो महंगाई ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो मेन काम सरकार का क्या रहता है, इस सब मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर बढ़ाने का मतलब ही है महंगाई पर अंकुश लगाना, जिससे जनता जो है वो त्राहिमाम न करे दोस्तों, महंगाई न चिल्लाए। नेक्स्ट दोस्तों, अगर इसको यदि घटा दिया जाता है, रेपो रेट और सीआरआर और एसएलआर को घटा दिया जाता है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ब्याज घट जाएगा, लोन बढ़ जाएगा, यानी कि लोन लेने की संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि कम रेट पर पैसा मिल रहा है। और जब लोन ले लेंगे ज़्यादा तो मार्केट में लिक्विडिटी यानी तरलता, कैश जो है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। जब पैसा रहेगा तो सामान भर भर के खरीदेगा। दो गो अगर खरीदना है टेबल तो 4 गो टेबल खरीद लीजिएगा, तो क्या डिमांड बढ़ जाएगा दोस्तों। और जब डिमांड बढ़ जाएगा और सामान आदमी मार्केट में कम रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि प्राइस बढ़ जाएगा दोस्तों। तो प्राइस बढ़ने की क्रिया को मुद्रास्फीति बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होगा, महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बैंक से संबंधित आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाते रहें दोस्तों। बस यही कहना चाहते हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए और ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक पहुंचाइए, ताकि सब कोई शिक्षा प्राप्त कर सके और सब कोई नौकरी ले सके दोस्तों। तो चलिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और इस बार बीएसएससी को फोड़ देना है दोस्तों, हमको आपको मिल करके। हमसे जो भी आप सहायता बन रहा है दोस्तों, आप लोग को पूरा के पूरा अपना 100% दे रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।